Hello, dear students. You're welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini, and today I am going to discuss another paper for JEE Advance. इस पेपर में केमिस्ट्री के इस पेपर में देखो 12th के तीनों टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री के, नेमली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सॉल्यूशन, और एक 12th का कोऑर्डिनेशन नंबर, और साथ में 12th की एल्काइल हैलाइड और एक जीओसी, ये तो लिए ऑर्गेनिक केयर। 11th का टॉपिक लिया है मैंने यहाँ पर, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन सभी टॉपिकों से डाले हैं, और एडवांस पेपर पर किस तरह का पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं वो इसमें डाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो पहला इसके अंदर क्वेश्चन 1 से और 7 तक सिंगल करेक्ट है, ओनली वन और मोर एक ज्यादा आपके करेक्ट हो सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको लिया है मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम से, देखो एक रिएक्शन, ध्यान से समझो, इनको अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो एक रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन है, लिखा हुआ है एक्स गिव्स 2y। ठीक है, इसका केपी दे रखा है आपको, और दूसरी रिएक्शन है उसका भी केपी का आपको दे रखा है रेतो कितना, 1:9। यानी दो इक्वेशन है जिसमें केपी 1 और केपी 2, इनका आपको रेशो गिवन है 1:9। और पूछा क्या है आपसे, रेशो ही पूछा है टोटल प्रेशर का, इन इक्वेशनों के प्रेशर का रेशो। तो पहले आप क्या करोगे, केपी और प्रेशर में रिलेशन लाओगे, और ये बोल रखा है कि इन दोनों के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, इक्वल। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से कहते हैं, ऑलवेज 1 मोल में से लिखा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस अल्फा, और इसको लिखेंगे 2 अल्फा। अच्छा, जब केपी लिखते हो तो केपी कैसे लिखते हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई की पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स। आप ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है, जल्दीबाजी मत किया करो, आया हुआ है जेई में। ठीक, अब मैं पूछता हूँ भाई कैसे लिखते हो पार्शियल प्रेशर, तो आप लिखते हो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो इसका मोल फ्रैक्शन कैसे लिखोगे, वाई के मोल्स दे रखे हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर 2 अल्फा, टोटल मोल हो गए, इनको ऐड कर लो, टोटल मोल हो गए साहब 1 प्लस अल्फा इंटू टोटल प्रेशर मान लो आप इस इक्वेशन का P1। क्लियर, ये पाई वाई का हो गया। दूसरा बोले साहब ऐसे ही एक्स का निकालो पार्शियल प्रेशर, एक्स का पार्शियल प्रेशर निकालोगे, इसके मोल कितने हैं 1 माइनस अल्फा, टोटल मोल वही हो गए 1 प्लस अल्फा, और प्रेशर बोल दो टोटल प्रेशर कितना है P1। ये वैल्यू यहाँ पर भी रखो और इस जगह भी रखो, तो आपके पास में केपी आ जाएगा, केपी 1 आ जाएगा, देख रख के देखो 4 अल्फा स्क्वायर इंटू इसका प्रेशर बोला है P1, अपॉन करके देखना एक बार, क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा। ये आपके पास में इक्वेशन 1 आ गई, ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर केपी का आपको रेशो दे रखा, केपी 1 और केपी 2 का बोल रखा है कि अल्फा इक्वल है। ठीक, ये पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन भी दिखाता हूँ आपको, देखो फर्स्ट इक्वेशन का केपी निकाल लिया, अब दूसरी इक्वेशन को ठीक उसी तरह से उसका केपी भी फाइंड करेंगे। अल्फा आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है इक्वल है। ठीक है, दूसरी का देखो, दूसरी इक्वेशन लिख रखी है जेड, वो भी कैसे इक्वेशन है, जेड इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। ध्यान से लिखा करो, जब भी अल्फा की बात करें बिना कहे 1 मोल लेना रिएक्टेंट, बोलेंगे 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। ठीक है, फिर इसका बोलते हैं साहब केपी, कैसे लिखोगे, इसको 2 लिख लेना, तो आप बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ क्यू इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ पी, पार्शियल प्रेशर ऑफ पी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्यू अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ जेड। फिर वापस बोलते हैं कि साहब क्या होता है ये पार्शियल प्रेशर किसी स्पीसीज का, बोले इसका मोल फ्रैक्शन, तो इसके मोल पी के कितने मोल है अल्फा, अपॉन टोटल मोल, सबको ऐड करो इसी तरह से, तो सबको ऐड करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। इसका प्रेशर बोलते हैं ना इक्विलिब्रियम पे 2। क्लियर, ये प्रेशर हो गया आपके पास में किसका, पी का। इसी तरह से मैं क्यू का भी निकाल रहा हूं, देखो इसी तरह प्रेशर किसका निकाल देते हैं, दूसरे इक्वेशन में क्यू का, क्यू का भी प्रेशर निकालते हैं, ठीक यही क्यू का प्रेशर आ जाएगा। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ क्यू भी सेम आएगा, कहते क्योंकि क्यू के मोल अपॉन टोटल मोल इनटू प्रेशर। ठीक है, इसी तरह पार्शियल प्रेशर निकालते हैं जेड का, कैसे लिखेंगे, इसके मोल्स 1 माइनस अल्फा अपॉन टोटल मोल 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल। ठीक है, ये सब वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे इनमें, तो ये केपी 2 आ जाएगा। और जब इसको सोल्व करोगे रखने के बाद में रख के देखना आप, तो केपी 2 आएगा, केपी 2 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू P2 अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा। लो जी, ये इक्वेशन सेकंड का आ गया केपी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अल्फा तो बराबर है केपी 1 और केपी 2 की वैल्यू रखो, ये वैल्यू दे रखी है P1 P2 आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये केपी 1 है, ये केपी 2 है, अल्फा सबका इक्वल है, तो ये रिलेशन आएगा 4P1 अपॉन P2, बाकी सब कट जाएंगे, चेक करो, ये लो ये लो ये लो, रेशो निकालोगे तो ये अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर से क्या बचा 4P1 अपॉन P2। और पूछा क्या है आपसे, रेशो पूछा है किसका, इनके प्रेशर का, तो रेशो कितना हो जाएगा 1/36। लो साहब
बिल्कुल सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन। क्लियर? थोड़ा सा ध्यान से किया करो क्वेश्चनों को, ठीक? तो ये पहला क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था केमिकल इक्विलिब्रियम का। एक बार नहीं, कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान रखें, बस ये सिंपल एलिमेंट्री क्वेश्चन थे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको भी करना चाहिए ये क्वेश्चन। इस 1 से 7 में 1 और मोर करेक्ट हो सकते हैं, जैसे इसमें सिंगल करेक्ट का ऑप्शन था तो आपने लिख लिया, यही आंसर है साहब इसमें। बस क्वेश्चन नंबर सेकंड दिखाता हूँ। ये केमिकल काइनेटिक्स से लिया गया क्वेश्चन है सेकंड, और आपको बता दूं एक पैरेलल रिएक्शन का एग्जांपल है। देखो इस पैरेलल रिएक्शन में क्या दे रखा है, समझिए। थोड़ा ऊपर कर देता हूं, समझो इस रिएक्शन को। देखो ये ए रिएक्टेंट है, ये एक तो बन रहा है बी, इसका रेट कांस्टेंट है K1। दूसरा बन रहा है 2C, इसका रेट कांस्टेंट लिख रखा है K2। और तीसरा बन रखा है साहब 3D, इसका रेट कांस्टेंट का नाम क्या लिख रखा है K3। अब आपको इनकरेक्ट बताने, तो मैं देखो अब आप ध्यान से समझना, जो मैं बोलता जाऊं वो देखते जाओ। फर्स्ट पार्ट से मैं लिख रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट डिकम्पोजिशन ऑफ ए, ध्यान से देखना, इक्वल्स टू रेट फॉर्मेशन ऑफ बी, देखते जाओ आप, इक्वल्स टू K1 × A। इक्वेशन नंबर इसको बोल देता हूं 1। कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे को बताते जाना। अब दूसरी से लिख रहा हूं ठीक उसी तरह दूसरे पाथ से, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू लिख रहा हूं DC की कंसंट्रेशन अपॉन 2 dt। ध्यान समझ रहे हो ना, क्योंकि स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया करो रेट लिखते समय, इक्वल्स टू K2 × A। रिएक्टेंट ए, ये इसमें भी देखो, इसमें मैं ये बोल रहा हूँ ना कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए और रेट फॉर्मेशन 2 टाइम्स थी, तो इक्वल करने के लिए डिवाइड कर दिया 2 से। तीसरी इक्वेशन से मैं लिख रहा हूँ, देखो लिखते ही आपको बहुत से कुछ पता लग जाएगा। तीसरी इक्वेशन से भी मैं लिख रहा हूँ, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन तीसरे पाथ से लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर सी के डी की फॉर्मेशन रेट कितनी है 3 टाइम्स, तो डिवाइड करना पड़ता है, आपको समझा रखा है, रेट चेंज ऑफ डी कंसेंट्रेशन अपॉन 3 dt इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट का नाम यहाँ पर K3, और रिएक्टेंट क्या है आपके पास में ए। लो देखो बहुत कुछ पता लग गया इसी से, ऐसे लिखनी थी। अब लिख रखा है BCD प्रोड्यूसिंग 1, 2 and 3 मोलर रेशो। आप समझना, सपोज इक्वेशन 1 और 2 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को मैं डिवाइड करता हूँ, देखो एक बार ध्यान से, तो ये आएगा मेरे पास में DB, यानी चेंज इन बी की कंसंट्रेशन अपॉन DC, ध्यान से देखो, इक्वल्स टू K1/2 K2। इस 2 को इधर देखो, इसको मैं क्या कर देता हूँ ऐसे, तो लिख सकता हूं। अब मैं डिवाइड कर लेता हूं, फिर इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मेरे पास में बी और सी का जो कंसंट्रेशन का रेशो है वो क्या आ जाएगा K1/2 K2। लो साहब, इसी तरह से जब मैं डी को डिवाइड करूंगा तो इस 3 को मैं कहाँ कर सकता हूं ऐसे, यहाँ देखो, तो मैं बोलता हूं कि साहब इनकी जो मोलर रेशो है एक बार देख लो, बी का, सी का और डी का, ये जो मोलर रेशो आएगा ये पता है कितना आएगा, इक्वल्स टू, ये आएगा K1 = 2 K2 = 3 K3, ऐसे आएगा ये। आप पढ़ के जाता हूं देखो, तो मोलर रेट हो 1:2:3, ये गलत है, क्योंकि अपने को पता ही नहीं है K1 K2 K3 के बारे में कोई कमेंट से नहीं किया, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, आपस में क्या रिलेशन है, कुछ नहीं दिया, कोई रिलेशन भी नहीं दिया कि K1 K2 K3 आपस में इस तरह से है कि ये वैल्यू ज्यादा है, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि ये रेट आएगा। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ नाइदर B and C एवर एक्सीड ए, ये भी गलत है, क्यों क्यों नहीं होगी, देखो एक्सीड होगी, मैं दिखाता हूं आपको ग्राफ बना के, देखिए देखो इसका, ध्यान से देखो, ये तो रिएक्टेंट था, कंसंट्रेशन बता रहा हूं, और ये टाइम, तो ये तो साहब आपके पास में ए है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन ऐसे कम होती जाएगी, बाद में इनफाइनाइट पे पैरेलल छोड़ देना, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, इनफाइनाइट ऐसे। ये तो ए की कंसंट्रेशन है। अब बी की देखो, अब वैसे तो अपने को पता होना चाहिए ना K1 K2 K3 कौन सा ज्यादा है कौन सा कम, जब बनाते, बाकी वैसे लिखते तो बी की कंसंट्रेशन, इसी तरह बोले थ्री की कंसंट्रेशन, सपोज वैसे ही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैं जब तक मुझे इनके बारे में पता नहीं है तो मैं कह नहीं सकता किसकी ज्यादा रहेगी, डी की, तो ज्यादा क्यों नहीं होंगी, ठीक है, इसमें लिख रखा है कंसंट्रेशन ऑफ नाइदर BCD एवर एक्सीड ए, तो ऐसा नहीं है, हो सकती है, तो ये भी इनकरेक्ट है। आगे लिख रखा है इफ K1 K2 K3, ये यानी रिलेशन K1 बढ़ाए K2 से K3, ठीक है, एट एनी टाइम T, द ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। अब यहीं पर वापस आओ, अब यहीं पर आइए, देखो आप ध्यान से देखो, मैं कहता हूं K1 बड़ा है K2 से,
और ये अब आपको मालूम थोड़ी पता है, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई भी कर रखा है। सपोज मैं कहता हूं, वैसे ही बता रहा हूं, देखो सपोज K1 दे रखा है मैंने 10 और K2 दे रखा है 5, तो हो गई, तो बराबर ही हो गए। देखो फिर ज्यादा कैसे लिख सकता हूँ भाई, आपको लिख रखा है K1 ज्यादा है K2 से, लेकिन 2 भी तो स्टैकोमेट्री से मल्टीप्लाई कर रखा है फिर मैंने वो, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हुआ। तीसरा है कि एट एनी टाइम द रेशो ऑफ कंसंट्रेशन BCT इज K1 K2 K3, ये भी गलत है। एट एनी टाइम रेशो क्या रहेगा, K1 इक्वल टू 2 K2 इक्वल टू, तो इसके अंदर सभी इनकरेक्ट है इस क्वेश्चन में। देखो एक बार क्वेश्चन थर्ड, बढ़िया क्वेश्चन था काइनेटिक्स का, और आपको बता दूं जेई एडवांस में, जेई एडवांस में मेन में तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, जेई एडवांस में पैरेलल रिएक्शनों के कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, या फिर मैं बोलता हूँ फ्रिक्वेंटली पूछते रहते हैं। पैरेलल रिएक्शन एडवांस से क्वेश्चन आते रहते हैं काइनेटिक्स में, इसलिए बढ़िया तैयार करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिखाता हूं, देखिए क्वेश्चन थर्ड एक जीओसी से लिया गया है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन थर्ड, विच इज आर करेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ, पहला लिखा हुआ है एन मिथाइल एनिलीन और बेंजाइलामाइन। एन मिथाइल एनिलीन समझते हो ना, ये वाला, ये एनिलीन है, इसके एक एच हटा के क्या लगाओ एन मिथाइल, और ये क्या है बेंजाइलामीन। अब देखना एक बार स्ट्रक्चर लिखते ही बहुत कुछ पता लग जाता है, ध्यान से देखो। इस बेंजाइलामीन के लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएंगे, इजिली अवेलेबल होंगे, और एन मिथाइल एनिलीन के लोन पेयर रेजोनेंस में जाएंगे, इसलिए याद करो इसका केबी एलिफेटिक अमीन के जैसा नियरली 10⁻⁵ का, और इसका केबी मैं बोलता रहता हूँ क्लास में, नियरली 1 लाख टाइम का डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। जब लोन पेयर एरोमेटिक अमाइन में लोन पेयर नाइट्रोजन के रिंग में जाते हैं रेजोनेंस में, तो ये वेरी वीक बेस, और जब नहीं जाते हैं तो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। इनका केबी कितने के रेंज का होता है, 10⁻⁵, यानी नियरली 1 लाख टाइम मोर बेसिक है, इसलिए एन मिथाइल एनिलीन लेस बेसिक के बजाय बेंजाइलामाइन से सही चीज है। दूसरा देखो फिर वापस, ये जब आपसे कोई नहीं पूछे ना कि गैस में है, गैस दे रखा हो तो बात अलग होती है, यदि गैसेस नहीं दे रखा हो तो आपको सॉल्यूशन में आंसर लिखने, और यदि मिथाइल है तो आंसर क्या लिखते हैं 2 3 1, और कोई बल्कि ग्रुप है तो क्या लिखते हैं 2, यानी मिथाइल के लिए तो सेकेंडरी ज्यादा, फिर प्राइमरी थोड़ा कम और टर्सरी कम, तो ये सही लिखा हुआ है। और इथाइल या बल्कि ग्रुप है तो 2 सेकेंडरी, फिर टर्सरी और फिर प्राइमरी, तो ये सही लिखा हुआ है, ये सेकेंडरी था, ये टर्सरी, तो सही लिखा हुआ है ये भी। आगे देखो तीसरा, अब इसमें बहुत ध्यान से इसको पढ़ाते समय हम आपको बहुत अच्छी तरह नोटिस कराते हैं इस बात को, देखो ये लिखा हुआ है ऑर्थोटोलुइडिन, ठीक है ऑर्थोटोलुइडिन, और ये लिखा हुआ है एनिलीन। अब एक लाइन होती है जिसको आप बोलते हो SIP, क्या नाम होता है SIP, स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, और शॉर्ट में आप इसको कहते हो ऑर्थो इफेक्ट। उस ऑर्थो इफेक्ट जब पास में होते हैं ना sp2 कार्बन, ध्यान रखना, इसलिए डिस्टेंस बहुत पास है, इसलिए ये जो एनिलीन है ये H+ आयन को अपने लोन पेयर नहीं दे सकती, वो आने नहीं देता, ऐसे बोले अपन। दूसरी बात बोले कि स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, स्टेरिक रेजोनेंस, ठीक है, प्रोटोनेशन नहीं ले पाएगा, इसलिए इसका लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा। एनहेंस ऑर्थो मिथाइल एनिलीन इज वीक बेस देन एनिलीन, तो ये गलत था। ठीक है, अगला फिर वापस यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट मत लगाना, क्योंकि यहाँ sp3 कार्बन है, sp3 में बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होती है, इसलिए नो ऑर्थो इफेक्ट, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा बजाय सिंपल से। क्लियर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये थर्ड था। क्वेश्चन 4 दिखाता हूँ, बिल्कुल सिंपल। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिड इज बेंजोइक एसिड एंड ऑर्थोटोलिक एसिड। फिर ध्यान से देखो, बेंजोइक एसिड ये रहा, और फिर आप ऑर्थो इफेक्ट लगाएंगे ऑर्थोटोलुइक एसिड। अब इसमें क्या बात है, देखो ये तो ऑर्थोटोलुएट आयन, ये क्या है ऑर्थोटोलुएट आयन, SIP थे स्टेरिक इनिबिशन और प्रोटोनेशन थे, SIP थे, ये H+ आयन को गेन नहीं कर सकता, इसका मतलब सॉल्यूशन में H आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा, एंड हेंस ऑर्थोटोलुइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो गलत लिखा हुआ है। फिनोल ग्रेटर देन ऑर्थोक्रिसोल, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर SIP नहीं लगता, और वहां पर क्या लगेगा, वहां पर प्लस H इफेक्ट और प्लस I इफेक्ट, ये तो फिनोल, क्योंकि बल्कि ग्रुप होने चाहिए, ये तो फिनेट आयन है, और ये कौन था आपके पास में ऑर्थोक्रिसोल, तो यहाँ पर प्लस H इफेक्ट भी है प्लस I इफेक्ट भी है, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वीक है। ठीक है, तो ये सही लिखा हुआ है मेटाक्लोरोफिनोल। ठीक है, और 2 क्लोरो एसिटिक एसिड। अब फिर ध्यान रखा करो, एक तो फिनोल वैसे ही सुन लो, और एक एसिटिक एसिड, इनमें भी मैं आपको बताता रहता हूँ, एक बार डेटा दिखाता हूँ आपको। फिनोल और जिनके अंदर ये होता है COOH ग्रुप, इनमें भी के में बहुत डिफरेंस है, इसका के 10⁻⁵ की रेंज के, जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड है,
और फिनोल का 10⁻⁻10 की रेंज का, इसलिए फिनोल कोई भी और तो मेटा फिर कुछ भी लगाओ इस एसिटिक एसिड से वीक ही होगा, तो ये सही है। दूसरा, पैरा नाइट्रोफिनोल एंड सैलिसिलिक एसिड, ये भी करेक्ट है, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड में फिर वही लाइन, सैलिसिलिक एसिड में क्या चीज है, COH ग्रुप, और ये फिनोल है, और वो तो आपको पता है कि सैलिसिलेट आयन में ऑर्थो इफेक्ट भी है। ठीक है, ये सैलिसिलेट आयन देखो, ये सैलिसिलेट आयन रेजोनेंस बना लेना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, ऑर्थो इफेक्ट भी है, और इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा फिनोल से, तो क्लियर। तो ये तीन। दूसरा है करेक्ट ऑर्डर, ठीक है, ऑफ द SN1 रिएक्शन के लिए। तो SN1 के लिए आप क्या चेक किया करो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। ठीक है, दिखाता हूं आपको, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे कई बार पहले पेपर में भी थे इस तरह के क्वेश्चन SN1 के, ये एल्काइल हैलाइड से डाले हैं। तो इसको हटा दोगे तो ये ट्रोपाइलियम कैटायन बनेगा, जो आपको पता है एरोमेटिक स्पीसीज है, जो स्टेबल होता है रेजोनेंस की वजह से, ये लो। तो ये सबसे ज्यादा ठीक है सही लिखा हुआ है। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड और आइसोब्यूटाइल आयोडाइड, अब आपको बता रखा है कि जब सेम टाइप के एल्काइल हैलाइड हो, तो ये तो ब्रोमाइड है, और ये क्या है आपके पास में आयोडाइड, तो बॉन्ड एनर्जी किसकी कम होगी, आयोडाइड की। लिविंग नेचर किसकी ज्यादा, आयोडाइड की, इसलिए आयोडाइड मोर रिएक्टिव होते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, चाहे SN1 बोले या SN2 बोले, इसके लिए इधर देखो, ये लिखा हुआ है आपके पास में, ये लिखा हुआ है एलाइलिक ब्रोमाइड, तो आप इस Br को हटाओगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल, और ये सेकेंडरी नो रेजोनेंस, ये भी सही है। एलाइलिक ब्रोमाइड मोर रिएक्टिव होते हैं बजाय आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड के, ड्यू टू रेजोनेंस मोर स्टेबल कैटायन। डी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि कई बार मैं डिस्कस करता रहता हूं, देखो ये लिखा हुआ है एसीटोन था, उसका एक एच हटा के Cl बना रखा है, तो जब SN1 रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो इस टाइप के कैटायन पॉसिबल नहीं है, या हाईली अनस्टेबल, बिकॉज सिमिलर चार्ज प्रेजेंट एट द एडजेसेंट एटम, इसलिए ये लेस रिएक्टिव रहेगा, ये ज्यादा। तो ये गलत था, और बाकी फर्स्ट सही है और सी सही है, बी भी गलत था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 ये सॉल्यूशन से लिया गया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पूछिए साहब कब बढ़ती है कब घटती है, देखो अब आप समझो, बैरियम क्लोराइड, ये तो लिखा था मैंने बैरियम क्लोराइड BaCl2, और ये लिखा क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 का होल थ्राइस। अच्छा, क्या बना इससे, बैरियम सल्फेट बना, बैलेंस कर लेना, प्लस क्या बना, क्रोमियम क्लोराइड, बैलेंस करके लिखे, यहाँ पर लगा देना आप 3, यहाँ पर भी हो जाएगा 3, और यहाँ पर लगाओ आप बस 2, हो गया बैलेंस। अब आपको ये लिख रखा है कि इसके अंदर जो बैरियम सल्फेट बनेगा बनेगा वो कंप्लीटली इंसोल्यूबल। अच्छा, जब इंसोल्यूबल होता है ना, तो नंबर ऑफ आयंस प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, इसलिए सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं, और जब नंबर ऑफ आयंस या पार्टिकल कम हो जाते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाती है उनकी वैल्यू। जैसे अब 4 प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनो, एक तो, दो प्रॉपर्टी तो ऐसी हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल कम होने से कम होती है और दो बढ़ती हैं, जैसे पहली प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पार्टिकल कम होने से रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, कम हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बढ़ जाता है, ठीक है, पार्टिकल ज्यादा होने से। तीसरी, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और फ्रीजिंग पॉइंट फिर कम हो जाता है। ठीक है, तो देखो, जब पार्टिकल कम होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बस खत्म बात। ये लो साहब, चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नेक्स्ट 7 में ये लिया है, क्वेश्चन 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, बिल्कुल सिंपल। देखो, अब आप इनको, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़े कंसेप्ट कॉन्सेप्शनल वाइज में ध्यान रखो। दो सेल है आपके पास में, ट्रू एंड फॉल्स बोला है, एक तो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक, थोड़ा ध्यान है ना गैल्वेनिक सेल में। पहला, इन बोथ सेल रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, बिल्कुल सही है, दोनों में रिडॉक्स होती है। दूसरा, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करंट इज फोर्स थ्रू द सेल प्रोड्यूस इन केमिकल रिएक्शन फॉर विच द सेल पोटेंशियल इज नेगेटिव। देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, आपको बता देता हूँ, और नॉन स्पॉन्टेनियस सेल में डेल्टा जी क्या आती है आपको पता है, पॉजिटिव, और इसलिए जो सेल का ईएमएफ वो कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस में आता है, नेगेटिव। तो फिर बोले रिएक्शन किसकी वजह से हो जाती है, कोई पूछे तो बोले करंट पास करते हो उसकी वजह से हो जाती है, ध्यान रखें आप। तो सही लिखा हुआ है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करंट फोर्स थ्रू द सेल प्रोड्यूस केमिकल चेंजेस, सही बात है, फॉर विच द सेल पोटेंशियल इज नेगेटिव। देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर दिखाता हूं, जैसे इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक में मोल्टन NaCl का किया, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो सोडियम का तो आपको पता है रिडक्शन हो जाता है, ध्यान से देखो, और क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है। जब मैं इसका सेल बनाता तो ऐसे बनता है, ये देखो इधर, देखो
ऐसे में इसका सेल बना था, और अब आपसे कहता मेरे को दिखा इसका पोटेंशियल निकाल के दिखाओ, तो आप इसका लिखते पोटेंशियल, देखो ऐसे लिखते हो, कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल। थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखो, इसका पोटेंशियल किसके साइन के साथ है, नेगेटिव, माइनस में 2.71 वोल्ट, वैल्यू याद नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, और इसका पोटेंशियल किसके अंदर है, प्लस में 1.36 वोल्ट। तो जब आप सबस्ट्रेट करोगे ना तो दोनों सबस्ट्रेट का दोनों नेगेटिव साइन आएंगे, इसलिए पोटेंशियल किस में आएगा, नेगेटिव में। चाहे आपको वैल्यू याद नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा साइन ध्यान रखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, कि ऊपर कौन आता है फिर क्लोरीन कहता आता है ऐसे। तो ये सही हुई लाइन, इन बोथ सेल रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, ये भी सही है। तीसरी बात देखो, तीसरी इसको गलत कर देते हैं, मुझे ये समझ नहीं बैठता है स्टूडेंट। देखिए तीसरा पॉइंट देखो, एक बार समझाता हूं आपको। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट समझा रहा हूं। इन आयन फ्लो थ्रू द सॉल्ट ब्रिज इन गैल्वेनिक सेल अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। रुकना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आयनों को सोच लो, एनोड की ओर कौन जाते हैं, एनायन, कैथोड की ओर कौन जाते हैं, कैटायन। यहाँ देखो, यहाँ देखो दिखा, उसके अपोजिट जाते हैं या सेम साइड जाते हैं, देखना। देखिए ये साहब मैंने सॉल्ट ब्रिज लगा रखी है, जिसमें सपोज कि NO3 का सॉल्यूशन भर रखा है, ये सॉल्ट ब्रिज है। और ये डेनियल सेल को ही ले लो, यहाँ पर जिंक आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, इसका नाम एनोड था। क्यों भाई, इसका नाम क्या था, एनोड था सेल। और यहाँ पर कॉपर था, और यहाँ पर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई थी, सल्फेट की। और सपोज यहाँ पर भर रखा है मैंने KNO3, तो इधर तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कौन आएगा, एनायन। तो फिर बताओ एनोड की ओर कौन आया, एनायन इन गैल्वेनिक सेल में। अच्छा कैथोड की, ये कैथोड रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, इधर कौन आएगा, पोटेशियम आयन। कैथोड की ओर कौन आएगा, कैटायन। तो सेम आ रहे हैं, अपोजिट थोड़ी है। देखो देखो, ion flow through the salt bridge in galvanic cell is opposite to the फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बोले नहीं था, उसके जैसे ही होते हैं। वहां पर एनायन किधर जाते हैं, एनोड की ओर, कैटायन किधर जाते हैं, कैथोड की ओर। ऐसा ही जा रहा है यहाँ पे, ठीक। तो ये जो ऑप्शन आपके पास में डी था वो इनकरेक्ट था, ठीक है, और बाकी सभी ट्रू थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अब एक मैच द कॉलम का, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखो। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से लिया है, वैसे आपको बता दूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट जे पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्टिकुलरली एडवांस में तो, एडवांस और मेन सब जगह आते रहते हैं क्वेश्चन। अब देखो पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये मैच द कॉलम के तीन तरह के हैं ये, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला लिखा हुआ है Fe H2O 3, और चार्ज कितना, H2O 6, और चार्ज कितना है, +3। तो पहले देखो इस पे आयरन पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम। आयरन पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +3। +3 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है साहब आपके पास में, दो तो एस से निकाल देना और एक डी से, तो 3d5। और ऑक्टेडल फील्ड में ये नीचे वाले तीन ऑर्बिटल हैं जिनको कहते हैं आप T2G, ट्रिपली डिजेनरेट, और दो होते हैं डबली डिजेनरेट। इनको स्पेक्ट्रोस्कोपी में Eg से, और इनको T2G में से डिनोट किया जाता है। अच्छा आप समझो, लिगेंड है स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड है Fe+3 के साथ वाटर, इसलिए वीक फील्ड लिगेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते हो, 5 इलेक्ट्रॉन भरने ऐसे, इस तरह से। अब यहीं से मिलाना शुरू करो, अनपेड इलेक्ट्रॉन इन Eg, नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन इन T2G एज वेल एज Eg, तो हो सकता है ये इसका सही है। देखो फर्स्ट में सेकंड हो सकता है। फिर बोला हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही है। हाई स्पिन किसको कहते हैं, जब फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट का मतलब जब कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, तो बैरी सेंटर पर, ये जो बैरी सेंटर है उस पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, बैरी सेंटर पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, और कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इक्वल हो, देन कॉम्प्लेक्स आर नोन एज हाई स्पिन, एंड एज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन। तो फर्स्ट ही सही है। ऐसे सबको मैच करके देखो आप। अब देखो सेकंड को चेक कराऊं, देखो अब आप इसको भी ध्यान रखना, ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से देखिए। यहाँ कोबाल्ट+3 के साथ वाटर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कोबाल्ट+3, कोबाल्ट+3 के साथ होता है 3d6, और लिगेंड कहता है आपको बता दूं स्ट्रॉन्ग फील्ड। कोबाल्ट+3 के साथ वाटर ऑक्सीलेटर, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ध्यान रखा करो, ठीक है। ये T2G, और ये साहब आपके पास में T2G और Eg, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में आप ऐसे भरते, देखो इस तरह से भरते हैं इनको। तो लिख रखा है इसके अंदर है ना, तो जैसे 2 में क्या लिख रखा है, 3 T2G एंड Eg, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, यही गलत हो गया। ऐसे ही थर्ड को चेक करो, ठीक है। तो ऐसे आपको सब चेक करने, थर्ड को भी बता देता हूँ, जिससे मैच द कॉलम में आपको आना चाहिए। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये थर्ड वाला Fe F6, चार्ज कितना लिखा है इसमें, -2। तो बताओ आयरन पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, बोले +4। आप ध्यान रखना, जब भी सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और मोर, देन value of delta O is always greater, या the value of delta O is greater than the pairing energy, and hence such type complexes in which
पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन T2G ऑर्बिटल। तो आपके पास में डी में पहले तो इलेक्ट्रॉन निकाल लो, एस के बाहर कर दो दो, तो और दो डी से तो 3D4, और ऐसे ही तोड़ो आप, इसी तरह तोड़िए। और क्या खास बात थी कि +4 आने पर डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा रहती है, इसका मतलब पेयरिंग यही करना। तो 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे ऐसे, और ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। देखो अब आप, तो इसमें पहले ये लिख रखा नहीं थर्ड में, तो इसमें थर्ड में लिख रखा था 2, 2 का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन इन T2G एज वेल एज, गलत हो गया इसका। ठीक है, 4, ये आपको पता है 3D8 है, ये क्या है आपके पास में 3D8। चलो अब मैं आपको बता दूं, पहले में ये सही आ गया था, सेकंड में इनकरेक्ट पूछा था कॉम्बिनेशन। सेकंड 4 और Q, सेकंड यही था। इसके अंदर 4, 4 में क्या था, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, अभी दिखाया था मैंने, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और क्यू का मतलब कैसा था, इस क्यू का मतलब लो स्पिन, क्योंकि पेयरिंग हो गई थी। ठीक है, तो ऐसे आप इस मैच द कॉलम को करेंगे सॉल्व। हम्म, तो देखो अब आपको, ठीक है, इसी तरह से आप जैसे 4 की बात कर रहा था मैं, निकिल वाला, निकिल पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट थी, +2। अब जब +2 हो तो 3D8 होता है। अब आप कैसा भी लिगेंड लगाओ, हाई स्पिन ही रहेगा, हाई स्पिन ही रहेगा, और आउटर मोस्ट से ही बनेगा। क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन अब चाहे कैसे ही भरो, चाहे पहले यहाँ पेयरिंग कर लूं मैं चाहूं तो, देखो इधर, या फिर एक एक करके भरूं ऐसे। तो पहली बात तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर क्या लिखना था, Eg एंड T2G ऑर्बिटल आर हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड रेस्पेक्टिवली। सही बात है, चेक कर लो, ये हाफ फिल्ड है और ये क्या है, फुल फिल्ड। और कॉम्प्लेक्स कैसा रहेगा, हाई स्पिन। सही है, तो इस तरह से मैच करने थे आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी तरह से ऑर्गेनिक का एक, उसमें इंटरमीडिएट दे रखा है प्रोडक्ट। पहला लिखा है प्रोपाइन और HBr 1:1 में रिएक्शन है। आप समझना आप, ये तो प्रोपाइन और ये HBr, कोई परोक्साइड वगैरह नहीं है। 1:1 का मतलब एक बार रिएक्शन करानी है, तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करा देंगे। यहाँ पर जुड़ जाएगा आपके पास में Br, और साहब इंटरमीडिएट बनती है कैटायन। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं ऐसे। तो पहले में जब मैं बात करता प्रोपाइन, तो इंटरमीडिएट क्या बनी थी, कार्बोनियम आयन, यानी फर्स्ट में आता है आपके पास में कार्बोनियम आयन। और प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, विनाइल हैलाइड, विनाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो फर्स्ट में देखो दे रखा है आपको 4, 4 क्या दे रखा है, कार्बन आयन, गलत है। ठीक है, तो ये पहला गलत हो गया था। अब जैसे मैं फर्स्ट की बात करता ना, फर्स्ट की, तो फर्स्ट में क्या बोलता मैं कि कार्बो कैटायन बनता, और प्रोडक्ट क्या बनता, विनाइल ब्रोमाइड। ये रहा, ये विनाइल, विनाइल कार्बन है ये देखो ध्यान से, क्लासिफिकेशन से ही लिया है क्वेश्चन, सिंपल सा, एल्काइल हैलाइडों के क्लासिफिकेशन से ही। ये पहले की बात हो गई। अच्छा, अब दूसरे की समझा देता हूँ, देखो आप समझो, ऐसे मैच करना। प्रोपीन प्लस NBS, बहुत कई बार कराता रहता हूँ क्लास में इन क्वेश्चनों को। ठीक है, जब भी आप देखते हो, तो ये NBS हो या फिर हेलोजन हो हाई टेम्परेचर पर 500 डिग्री या अल्ट्रावोलेट, तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, तो फ्री रेडिकल बनते हैं इस टेम्परेचर पर। और क्या बनेगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो फ्री रेडिकल बनाओ और बनेगा एलाइल ब्रोमाइड। अब देखो इसका मैच कराऊं आपको। ठीक है, तो प्रोपीन NBH की रिएक्शन से क्या बनाते हैं, फ्री रेडिकल। ठीक है, और क्या बनता आपके बाद में, एलाइल ब्रोमाइड। इसका ऑप्शन ये आता, क्या नाम है इसका, एलाइलिक कार्बन एंड एलाइलिक ब्रोमाइड बनता। ठीक है, इसी तरह विनाइल बेंजीन और HBr, इसकी भी मैकेनिज्म बता देता हूँ, फिर मैच कर लेना सबको। इंटरमीडिएट भी देखा करो, ऐसे लिख के देख लिया करो, फिर जो आता है सही लिख दिया। विनाइल बेंजीन, ये तो बेंजीन, और ये लगा दिया मैंने विनाइल ग्रुप। क्या कराई था आपने, HBr, तो वही एल्कीन पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराइए, कैटायन बना लो साहब, ये बन गया आपके पास में कैटायन, और फिर Br को जोड़ देना आप। ठीक है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बना आपके पास में। क्या क्या लिखते हैं वो समझा देता हूँ, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बनता। तो विनाइल बेंजीन की रिएक्शन HBr से कराएंगे, तो इंटरमीडिएट क्या लिखोगे, कार्बोनियम आयन। थर्ड में इंटरमीडिएट क्या था आपके पास में, कार्बोनियम आयन। और प्रोडक्ट क्या है आपके पास में, बेंजाइलिक ब्रोमाइड। बेंजाइलिक कार्बन समझते हो ना, जो रिंग से जुड़ा होता है, ये बेंजाइलिक कार्ब ब्रोमाइड बन जाता है आपके पास में। ठीक है, इसी तरह से चौथी मैकेनिज्म और समझा देता हूँ, फिर आप इनमें से मैच करके और अपना आंसर टिक कर देंगे। चौथी रिएक्शन देखो, ये टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ये रहा था टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, रिएक्शन करानी है आपको HBr से। तो पहले आप क्या करोगे, इसको प्रोटोनेटेड कर देते हो, पहले क्या कर देते हो, प्रोटोनेटेड, और क्या इंटरमीडिएट बना लेते हो, कैटायन। ध्यान से देखो क्या बन जाता है, कैटायन, फिर न्यूक्लियोफाइल Br को जोड़ देते हो, ये बन गया था आपके पास में कैटायन। और फिर क्या बन जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। ये लो ये प्रोडक्ट। तो मैं बोलूँ 4 में बोले इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बनाओ,
फोर में इंटरमीडिएट क्या बनाओ, कार्बोनियम आयन, और क्या बोलोगे उसको, एल्काइल ब्रोमाइड। तो ऐसे देख के अपने को टिक कर दो। क्लियर हो गया। तो ऐसे आपको आने चाहिए थे ये क्वेश्चन। पहले मैकेनिज्म लिख लिया करो तो इंटरमीडिएट पता लग जाएंगे, प्रोडक्ट और उनके नाम थे। एल्काइल हैलाइडों को जब हमने क्लासिफिकेशन किया ना हेलो एल्केन का, या जो हेलोजन डेरिवेटिव, तो कई तरह से बोले थे, जैसे फिनाइलिक हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड और हेलोबेंजीन, याद करो। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है, एलाइलिक कार्बन क्या होता है, विनाइलिक क्या होता है, एल्काइल क्या होता है। अब क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है अब आपके पास में इंटीजर टाइप के, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे, जिनको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन। देखो, देखिए, एक सेल बना हुआ है, आपको बताना है कि कैथोड कंपार्टमेंट में पीएच बतानी थी। तो पहले तो मैं इसकी नेक्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, आंसर तो 8 है, इसकी नेक्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो नेक्स्ट इक्वेशन लिखोगे तो ई सेल इक्वल्स टू ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, फिर वैल्यू रखूंगा लॉग, देखो प्रोडक्ट में जिंक आयन की कंसेंट्रेशन और प्रेशर ऑफ H2 लिखते आप ऐसे, जिंक आयन की कंसेंट्रेशन और क्या लिखते, प्रेशर ऑफ H2 गैस, हालांकि वो बंद दे रखा है लेकिन लिखना पड़ेगा, प्रेशर ऑफ H2 गैस। नीचे क्या लिखते हैं आप रिएक्टेंट में, ये तो सॉलिड है, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। ए देखो, ये तो सामने नेक्स्ट इक्वेशन। अब वैल्यू लिखते हैं, ये ई सेल दे रखा है आपको, कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखो ये दे रखा था 0.3175। ई नोड सेल निकाल लो, इस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा है 0.7, एसएससी का 0 होता ही है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.76 माइनस 0.0591 अपॉन 2 और लॉग जिंक की कंसेंट्रेशन दे रखी है कितनी, 0.1, या चलो एक बार ऐसे ही लिख देता हूँ, जिंक की कंसेंट्रेशन दे रखी है आपको 0.1 और प्रेशर 1 है उसको छोड़ देता हूँ, और एच आयन की कंसेंट्रेशन की पावर 2। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा तौल करते हैं, इस वैल्यू को इधर लेके आओ, तो 0.3175 माइनस 0.76 करो, तो इसको जब आप करोगे ना, तो ये कुछ इस तरह की वैल्यू आएंगी, जिससे आपको बता दूं कि ये सॉल्यूशन करने पर बहुत सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास में। जैसे मैं दिखाता हूं इसकी वैल्यू को, देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी माइनस में 0.4425 इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन 2, फिर मल्टीप्लाई करो इस वैल्यू को, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर डिवाइड करो कितने से, इस वैल्यू से, -0.0591 से। तो फिर आपके पास में आएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन की पावर 2। इसको दोस्तों यदि आप सोल्व कर दोगे तो आपका आंसर ही सेट हो जाएगा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आती है 15 एग्जैक्ट, चेक कर लो आप। फिर मैं इसको लिख रहा हूं लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस 2 की कंसंट्रेशन, ठीक है, माइनस देखो इधर, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन की पावर 2। अच्छा, ये वैल्यू दे रखी है आपको 0.1, ये कितनी दे रखी है 0.1 का मतलब 10 की पावर -1, तो इसका लॉग भी आ गया -1, इसको इधर ले आओ तो ये हो गया था अब 16 इक्वल टू माइनस, देखो इस स्क्वायर को आगे ला रहा हूं, -2 लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। लो साहब इसको डिवाइड कर दो, आपके पास में माइनस लॉग को क्या कहते हो आप, पीएच। तो आंसर कितना आ गया, ये बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, वेरी सिंपल। लो, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को किया करो, बिल्कुल सिंपल होते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको बता दूं 12th में फिजिकल में केवल इस बार अब 3 ही टॉपिक छोड़े हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, इसलिए तीनों को ही तैयार करना बहुत जरूरी होता है। जैसे काइनेटिक्स का यहाँ पे सभी तरह के क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन, ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझो। आप देखो गलती कर जाते हो, समझ नहीं बैठती, क्वेश्चनों को धीरे धीरे पढ़ा करो। पहली लाइन क्वेश्चन को बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे, एक बार में क्लियर नहीं होता तो दोबारा पढ़ेंगे, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। जैसे दे रखा है लिखेंगे, प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड ए इज 60 टोर एट नोन पर। ये ए है, कोई वोलेटाइल है, इसका प्रेशर है साहब 60 टोर। लो, एक दूसरा और है, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ अनोदर लिक्विड बी, ये भी वोलेटाइल है, ये बी है, इसका वेपर प्रेशर इसी टेम्परेचर पर 42 टोर है। लो, तो अब ये दे रखा है क्वेश्चन में, अब समझा। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, अब क्वेश्चन समझो क्या कहते हैं। हाउ मेनी मोल ऑफ बी शुड बी एडेड इनटू 4 मोल। यहाँ पर ए के मोल हैं आपके पास में 4, ये कह रहा था बी के कितने मोल डाले जाएं इसमें, ठीक है, कितने मोल ऐड किए जाएं टू ब्रिंग डाउन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय 20%। अच्छा, ए में डालें तो इसका 20% सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम करो पहले तो 20 का मतलब 100 में से हो गए साहब 20 कम,
एक में से इतना, इसका प्रेशर था 60 टॉर, इसलिए ये वैल्यू हो गई था। अब 12 कम कर दो, तो 60 में से 12 कम करेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया 48। अब लगा दो आप इक्वेशन। लो, ये जिन्होंने लिख दिया वो गलत हो ही नहीं सकता, इसलिए फिर कहता हूं कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे। एक बार में क्लियर नहीं होता तो 2 बार पढ़ेंगे। बोले 2 लिक्विड थे वोलेटाइल है दोनों। अब बोले ए में, ए के 4 मोल में वेपर प्रेशर आपको दे रखा है, बी के कितने मोल ऐड किए जाएं जिसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना कम हो जाए 20%। तो 60 का 20% कम कर लो, 12 हो गया तो 48 हो गया। अब लगा देता हूं मैं आपको वेपर प्रेशर, ठीक है, राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन लगा देता हूं। लो साहब, वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आप देखो, आंसर आप ये 1 मिनट में देखिए। ये आपके पास में फॉर्मूला, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। याद करो ये कितना आ गया था 48, पी नोट ए कितना दे रखा है 60, मोल फ्रैक्शन कितना है 4 अपॉन एन प्लस उसका बी। अच्छा, ए के तो मोल दे रखे हैं 4 और बी का पूछा है, तो यहां लिख देता हूं 4 प्लस बी, ठीक है, प्लस ये कितना दे रखा था 42। इसके मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, इसका मोल मान लो आप बी मान रखा है, वैसे ही बोल रहा हूँ, इसके मोल बी और टोटल मोल क्या हो जाएगा n+4, यानी n का मतलब 4+b। एलसीएम लेके सोल्व कर लो, और करना कुछ नहीं है। तो ये हो गया था 48 इक्वल टू, ये हो गया 240, और ये क्या होगा 42b, ठीक है, और ये हो गया 4+b। बी यहाँ पर मोल बांध रखे मैंने किसके, बी के ही, ध्यान रखना। 4 से मल्टीप्लाई करो इसको, सोल्व कर लो, तो आपके पास में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32 और 16 192 प्लस 48b इक्वल टू 240 प्लस 42b। इस b को इधर ले आओ और इस 40 को, तो ये हो जाएगा 6b इक्वल टू 48, एंड एस b इक्वल टू कितना हो गया 8। खत्म क्वेश्चन। लो जी, ये लो, बढ़िया क्वेश्चन था। 2 बार पढ़ा करो, एक बार नहीं होता तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझा रहा हूं, थर्ड को देखो, क्वेश्चन थर्ड को ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है ये, केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, या काइनेटिक्स का, या कोई रिएक्शन स्टैइकोमेट्री से बोल सकते हो। देखो एक कोई रिएक्शन दे रखी है, कैसे लिखते हो वो पूछा है आपसे। ए कन्वर्ट हुआ एन ए में, क्लियर, तो आप लिखते हो ऐसे, देखो इनिशियल कंसंट्रेशन लिखते हैं ए नोड, फिर क्या लिख देते हैं ए नोड माइनस एक्स, और इसको क्या लिख देते हैं एन एक्स, ये। अब आप ध्यान से देखो इस टी को, इस टी पर पहले तो दोनों के कंसंट्रेशन बराबर है, और बोल रखा है टी क्या है, एक टाइम है जिस पर 1/6 रिएक्ट ये डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, यानी x की वैल्यू दे रखी है आपको 1/6 किसकी, ए नोड की। तो यहाँ पर x की वैल्यू लिख दो और दोनों को बराबर कर दो, और कुछ नहीं करूंगा, देखो दे रखा जो लिखूंगा। तो मैं लिख देता हूँ ए नोड माइनस, यहाँ पर ए नोड अपॉन 6 इक्वल टू एन, और यहाँ पर भी क्या लिख दूंगा ए नोड अपॉन 6 एन। पूछा मुझसे, क्योंकि मैं बोलूंगा इस टाइम पर, ध्यान से देखिए, इस टाइम पर दोनों की कंसेंट्रेशन इक्वल है, मैंने बराबर कर दी। लो, नथिंग, एक्स की वैल्यू मुझे दे ही रखी थी, मैंने सोल्व कर लिया इसको। तो ये हो गया था 5 ए नोड, देखो एलसीएम लो, तो 6 में से ये कम करो, तो ये हो गया 5 ए नोड अपॉन 6 इक्वल टू ए नोड अपॉन 6 इंटू एन। एन पूछा था, ये 6 है, 6 कैंसिल, एक इधर ले आओ, तो आंसर क्या आ गया 5। खत्म बात है, इनकी वैल्यू पूछिए, लो लो लो, नथिंग। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, ये बेसिक क्वेश्चन है जो जनरली आता रहता है, एक आपके हिसाब कितनी स्पीसीज है जो एरोमेटिक है, देखिए फाइंड आउट एरोमेटिक। पहली वाली बेंजीन एरोमेटिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास में भी कराते रहते हैं। साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन एक्चुअल में प्लेनर नहीं होती, कहती होती है टब शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए नॉन प्लेनर है, एंड हेंस मॉलिक्यूल को क्या कहते हो, नॉन एरोमेटिक। ये प्लेनर नहीं होती, कहती होती है टब जैसी, ये लो ऐसे। अच्छा, ये आपके पास में एनुलिन 10, इसमें क्या खास बात थी, एक एच, ये एच को अंदर ही लिखना पड़ेगा, एक एच, ये दोनों एच एक ही कैविटी में आ जाते हैं, ध्यान रखो। इसलिए क्या है कि कैविटी अच्छा बहुत छोटी होती है, इनमें डबल बॉन्ड है, अल्टरनेटिव ने तो बॉन्ड साइज छोटा है, वो तो दिखाई दे रही है आपको बड़ी। इसलिए क्या है कि दोनों एच एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल को प्लेनर नहीं होते, इसलिए एनुलिन 10 भी एरोमेटिक नहीं है। और क्या लिखेंगे आप इसको, नॉन एरोमेटिक, इसके जैसी। तो इसे काटना, इसे काटना, पाइरोल एरोमेटिक है 4n+2 पाई, ठीक है, ये फ्यूरेन भी एरोमेटिक है, ये आपके पास में फिर एंटी एरोमेटिक है, ध्यान से देखो -4 दे एंटी एरोमेटिक, ये फिर एरोमेटिक है, और ये भी एरोमेटिक है 2n+, इसके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कराओ, कंप्लीट ही लोन पेयर देगा। तो एरोमेटिक में एक ये हो गई आपके पास में, एक ये हो गया, 2 3 4 और 5, आंसर 5। फिर क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन 100 बार आया है कम से कम। क्या है ये क्वेश्चन, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इसमें खास बात आपको बताऊं जो स्टूडेंटों को वहां पे याद नहीं रहती है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके अंदर +1, ध्यान से देखिए, आयरन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर
+1, और +1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d7। आप ध्यान रखना, ये आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट में। ये जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, आप सुन लीजिए, तो +1 आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी लिखा हुआ है, मोनोवेलेंट कैटायन ऑफ डी ब्लॉक, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-1 NS0। तो ये इलेक्ट्रॉन यही कूद जाता है, ध्यान रखना आप, 3d7। और फिर आपको पता है कि ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स है, वीक फील्ड लिगेंड है, T2G में भरेंगे आप, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको। और ये बात आपको एक्सरे से इनका मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करते हैं उससे भी होती है, ठीक है। तो 3 2 7 हो गए। तो ये पूछा है इसके अंदर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन T2G सेट, तो आप क्या आंसर देंगे, 5। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G सेट ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल आयन, ये सब बातें। तो क्या याद रखना था कि यहाँ पर Fe की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, डी ब्लॉक के कैटायन मोनोवेलेंट कैटायनों की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में इलेक्ट्रॉन एस में होता ही नहीं, वो एस का इलेक्ट्रॉन डी में ही कूद जाता है, क्योंकि आपस में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए एनएस का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है n-1 डी में। इसलिए मोस्ट कॉमन डी में इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, एस में नहीं। बंद करता हूं, ठीक है। तो आप इनको करते